आपण पाहिलं की महाराष्ट्रामध्ये असंविधानिक सरकार जे निर्माण झाली ईडीचं, त्या सरकारच्या बद्दलची भूमिका काँग्रेसने त्याच काळात मांडली आणि आम्ही सांगितलं की महाराष्ट्रातलं सरकार असंविधानिक आहे, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे। माननीय सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्याला या महाराष्ट्राच्या सरकारला असंविधानिक सरकार आहे मान्य केलेलं आहे। माननीय राज्यपालांनी त्या काळातल्या हे सगळं चुकीच्या पद्धतीनं राज्यातली सरकारची स्थापना केलेली आहे, हे मान्य केलेली आहे। त्याच्यामुळे गद्दार वगैरे हे सगळं जो काही आपल्या राज्यामध्ये आता अलीकडच्या काळामध्ये हे सगळी भाषा चाललेली आहे, कोणी गद्दार सांगतो तो म्हणतो दुसऱ्याला गद्दार आहे म्हणून सांगतो। खरं तर काँग्रेस पक्ष जनतेचे प्रश्न घेऊन लढणारा पक्ष आहे। आज आपण पाहतोय की 20 जूनमध्ये आपण आलेलो आहोत आणि 20 जूनची परिस्थिती आणि राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात की मी हेलिकॉप्टरने शेती करायला जातो। झालं, त्यांच्याजवळ हेलिकॉप्टर आहे तर ते जाऊ शकतात, पण हेलिकॉप्टरने जाऊन महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचा काय उद्धार होऊन राहिलेला आहे का? ही परिस्थिती आपण घेतली तर आता आपण पाहतोय की राज्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे की दुबार पेरणीची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। शेतकरी अडचणीत आलेला आहे। पहिले शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 4 पटीने वाढलेल्या आहेत। आपण पाहिलं की अवकाळी पावसामुळे आणि गारीच्या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या पिकांचं नुकसान संपूर्ण महाराष्ट्रात झालेलं होतं। सरकार घोषणा करत राहिली पण सरकारने शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत केलेली नाही, मदत पोहोचली नाही शेतकऱ्यांपर्यंत। आणि हे सगळी परिस्थिती एकीकडे हा सुलतानी संकट ईडी सरकारचं भाजपचं आणि एकीकडे आसमानी संकट आता शेतकऱ्यांच्या अंगावर आलेलं आहे। काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे की सगळ्या शेतकऱ्यांना बियाणं आणि खतं हे शेतकऱ्यांना सरकारने पुरवलं पाहिजे, सरकारने मदत केली पाहिजे। कारण की रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, आता खरीप हंगाम सुरू झाला, शेतकऱ्यांना पैसे नाहीत आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत बियाणापासून खतापासून आणि लावणीचा खर्च ह्या सगळ्या खर्च राज्य सरकारने दिला पाहिजे, ही मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे। या पद्धतीचं आम्हाला कोणाला, कारण की आम्ही न्यायव्यवस्थेला मानणारी लोक आहोत, कोणाला कारण दोघंही एकमेकाला ते शिवा घालतात आहेत। जे काही महाराष्ट्राचं हे काही कल्चर नाही, महाराष्ट्राची ही संस्कृती नाही। आता 2 दिवसापासून आम्ही सातत्यानं पाहतोय, त्यामुळे हे संस्कृती नाही आहे आणि या संस्कृतीत काँग्रेसला पडायचं नाही आहे। आम्ही काल पण सांगितलं की वन विभागामध्ये नोकर भरती सुरू केली, त्याच्या फी वाढवून टाकल्या। हे जे प्रायव्हेट कंपन्यांना जे काम दिलेलं आहे यांना बेरोजगार तरुणांना लुटायसाठी दिलेलं आहे का, हा प्रश्न आमचा आहे। पोलीस भरती झाली, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला, हे पण उघडकीस आलं। प्रायव्हेट कंपन्यांनी भरती केली, पोलीस विभागाने हातवरतं करून टाकलं। ही ज्या पद्धतीनं तरुणांची लूट, शेतकऱ्यांना बर्बाद केलं जाते आहे, महागाईवर कोणी चर्चा करायला तयार नाही। या सगळ्या प्रश्नावर आम्ही सरकारला बोलतं करू आणि आमची भूमिका स्पष्ट आहे। याच्यात पत्रकार सोडून बाकीचे कार्यकर्त्यांनी प्लीज बाहेर एक प्रश्न असा आहे की भारतीय जनता पक्षाकडे आता आधी जय श्रीराम होता, जय हनुमान होता, त्याच्यानंतर जय श्रीराम आला। हे दोन गोष्टी वेगवेगळ्या पाहायला मिळतात आणि 2024च्या आधी राम मंदिरचं त्या ठिकाणी स्थापना होती। एकंदरीत वाढता चढत्याक्रमाने काँग्रेस भाजप काम करत आहे। काँग्रेस पक्षाकडे कोणते मुद्दे असतील जय श्रीराम भगवान श्रीराम ही आमची आस्था आहे, आमचं दैवत आहे, पण देवाच्या नावाने मतं आम्ही मागणार नाही। एक आणि भगवान श्रीराम झूठों के नहीं होते, वो सच्चे को होते हैं, सच्चे के होते हैं, म्हणजे जो खरा असेल त्यांचे असतात। आता आपण पाहिलं की एका आठवड्यात 2 सर्वे आले। एका पहिल्या आठवड्यामध्ये आले की राज्याचे एकनाथ शिंदे त्यांना मुख्यमंत्री पदाचं लोकांची पसंती आहे। दुसऱ्या आठवड्यात आलं की देवेंद्र फडणवीसला 35% आहे, 26 मागं पडला, 35वर आलं। असं 2 आठवड्यामध्ये असं काय चमत्कार झाला
एका आठवड्यात की 2 सर्वे आलेत. ही जी काही खोटं बोलण्याचं, पहिले लोकांच्या भावना पहिले जाऊन मैदानात लक्ष करा. हे टिफिन सभा घेण्यापेक्षा पहिले महागाई कमी करा. टिफिनमध्येही लोक येत नाही. त्यांना असं वाटतं की आम्ही महागाई वाढवली तर लोक आमच्या टिफिन खायला येतील, हा त्यांचा गैरसमज आहे. चहाच्या वरून आता टिफिनवर आलेत, बरोबर आहे, चिवड्यावरून बिर्याणीवर आलेत बीजेपीवाले, पण हे जे टिफिनवर आलेत, पहिले महागाई कमी करा आणि महागाई कमी करून लोकांना न्याय द्या. पण ते महागाई कमी करणार नाही. सर्वसामान्याला लुटायसाठीच बीजेपीचं सत्तेमध्ये येणं झालेलं आहे आणि त्याचं प्रदर्शन हे सातत्यानं करतात आहेत. आणि म्हणून भाजपचा हा खोटारडापणा भगवान श्रीराम सुद्धा मान्य करणार नाही. भगवान श्रीराम जसं हनुमानजी कर्नाटकमध्ये काँग्रेस बरोबर राहिलेत, तशासारखं भगवान श्रीराम सुद्धा देशामध्ये काँग्रेसच्या बरोबरच राहतील. आपल्याला माहितीसाठी सांगतो की राजीव गांधीजींनी अयोध्येमध्ये राम मंदिर व्हावं, त्याचं भूमिपूजन तिथल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला घेऊन केलेलं होतं. त्याच्यानंतर रामायण सिरियल हे राजीवजींच्याच काळात सुरू झाली. त्याच्यानंतर ही जी काही तिथं मंदिर बांधण्याची भूमिका होती ती राजीवजीचीच होती. यामुळे हे जे काही प्रदर्शन बीजेपी करते आहे, ही या प्रदर्शनाचा कुठलाही अर्थ राहणार नाही. आणि देशाच्या, कारण की भगवान श्रीरामाचं न्यायाची भूमिका होती. रामराज्य त्याला म्हणत होतं. आता एका माणसाला रामराज्य, 2-4 मुठभर उद्योगपत्यांना रामराज्य आणि बाकीचे लोक उपाशी, तर हे भगवान श्रीराम कधी मान्य करणार नाही. आणि म्हणून त्याच्यामुळे त्यांनी किती ढकोसले केले त्याचा परिणाम बीजेपीचा आताच्या निवडणुकावर होणार नाही. तुम्ही एक मुद्दा आता उपस्थित केला की राज्यात ज्या पद्धतीने आरोप प्रत्यारोप सुरू आहे एकमेकांविरुद्ध, त्यात काँग्रेसला पाडायचं नाही. नेमकी काँग्रेसची भूमिका काय? कारण आज ज्या पद्धतीने सगळं आंदोलन झालं, काँग्रेसनी स्वतःला या सगळ्या आंदोलनापासून दूर ठेवलेलं आहे. खास करून एनसीपी आणि शिवसेना गद्दार दिन म्हणून साजरा करतात. काँग्रेसची ऑफिशियल भूमिका यात काय आहे? बघा, आम्ही दोघांचंही ऐकतो आहे. मूळ प्रश्न आहे की याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न कोणी घेत नाही, याच्यामध्ये कोणी महागाईचा प्रश्न घेत नाही, याच्यामध्ये कोणी बेरोजगारांचे प्रश्न घेत नाही, महिलांचे प्रश्न घेत नाही. महाराष्ट्रामध्ये जे धार्मिक आणि जातीय दंगली सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, जो 18-19 प्रकरण झाले, त्याच्यावर त्याचं साधं कोणी बोलायला तयार नाही. महाराष्ट्र हा काँग्रेस विचारांनी मोठा केलेला आहे. सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित करून मोठा केलेला आहे. आणि या महाराष्ट्राची जी काही परिस्थिती आज खराब करण्याचा जो प्रयत्न आहे, तो प्रयत्न आम्ही हाणून पाडू. जनतेचे प्रश्न घेऊन काँग्रेस लढेल आणि त्यांना न्याय मिळवून देईल आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला न्याय मिळवून देईल, ही काँग्रेसची भूमिका आहे. कोणाला काही बोलल्यानं महाराष्ट्राची शान वाढत असेल तर काँग्रेस अशा या खोटारड्या शानीमध्ये काँग्रेस जाणार. नानाभाऊ शिंदे गटाकडून सांगण्यात येत होतं की ज्यावेळेस शरद पवार यांचा राजीनामा झाला होता त्यावेळेसच जयंत पाटील जे प्रदेश अध्यक्ष आहेत ते भाजपमध्ये जाणार होते. या दरम्यान असं वाटतं की शिंदे गटाकडून जो दावा केला होता तो खरा दावा आहे का? बघा, आम्ही काँग्रेसकडून आमची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की तिकडे काय चाललेलं आहे त्याचा आम्हाला काही घेणे देणं नाही. आमचं जनतेचे प्रश्न घेऊन लढणं हे काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षात काय चाललेलं आहे, कोण कुठं चाललेलं आहे, त्याच्याकडे आम्हाला लक्ष द्यायचं काही कारण नाही. जनतेच्या प्रश्नासाठी उद्धव ठाकरे यांचा गट 1 जुलैला महापालिका भ्रष्टाचार विरोधात मोर्चा काढतो. काँग्रेस सहभागी होणार का? उद्धव ठाकरे म्हणतात आम्ही सगळ्यांना संबंधित करू. अजून त्यांचा कुठलाही निरोप आमच्याकडे आलेला नाही. आला आणि काय विषय असतील ते विषयाचा अभ्यास करून आम्ही देखो, हमें कोई सूचना नहीं थी. एक पहला इशू. रही बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कांग्रेस ने पहली भूमिका रखी थी कि महाराष्ट्र की सरकार जो ईडी की सरकार बनी थी एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, ये सरकार असंवैधानिक सरकार है, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन रखी थी, जिसको सर्टिफाइड माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया. और जो कांग्रेस की भूमिका थी
कि असंवैधानिक सरकार है, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने जिस तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग किया उस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड किया, यानी इसका मतलब है कि राज्य की सरकार असंवैधानिक। अब मूल सब्जेक्ट है कि जो महाराष्ट्र में ये सब चल रहा है गए 2-4 दिन से, जो देख रहे हैं हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जिस तरह से ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं, ये हम समझने वाले हैं। एक सेकंड थिंग ऐसा है कि आज 20 जून आ गया है, महाराष्ट्र का किसान पहले ही 6 महीने से रबी की फसल बर्बाद उसकी हो चुकी है। अवकाली बारिश हो, ओले हो, उससे फसल पूरी बर्बाद हुई है। हमने कांग्रेस की तरफ से विधानसभा में भी सरकार को मांग की थी, माननीय राज्यपाल महोदय को भी हम मिले, लेकिन किसानों को कोई भी मदद राज्य की सरकार ने नहीं की, केंद्र सरकार ने नहीं की। बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या बढ़ते जा रही है, जिसकी चिंता कांग्रेस को है और कांग्रेस किसान के साथ है। बीजेपी किसान विरोधी, यह अब स्पष्ट हो चुका है। दूसरी बात है कि जैसे रबी की फसल खराब हो गई, वैसे अब खरीफ का बारिश का मौसम आने की वजह से आज 20 जून है, लोगों ने 7-8 जून से पेरनी शुरू कर देते हैं। लोगों का जो था वो भी पहले गया था, अभी भी गया। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि किसान को बीज भी दी जाए, फर्टिलाइजर भी दी जाए और उनको जो फसल उगाने के लिए जो खर्चा लगता है वो भी सरकार ने देना चाहिए। ये कांग्रेस की मांग है, क्योंकि किसान को ऐसे आत्महत्या करते हुए हम नहीं देख सकते। किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और वो स्पष्ट है। एक तरफ किसानों को बर्बाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है। और नौकरी के नाम से जो प्राइवेट कंपनियों को नौकर भर्ती के अधिकार जो दिए गए हैं, उससे हमारे राज्य के युवाओं को लूटा जा रहा है। पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, फॉरेस्ट की भर्तियों में घोटाला हुआ, बदलियों में घोटाला होता है। उन्हीं के एमएलए खुद लिख के देते हैं कि इन्हें बदली के पैसे उनके खाते में, मंत्री के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये घोटालेबाज सरकार है, युवाओं को बर्बाद करने वाली सरकार है। ये सरकार को हम सबक सिखाना चाहते हैं। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता और कांग्रेस की भूमिका है कि महंगाई कम हो, क्योंकि यही सरकार जो बोलती थी कि हमारी सरकार आएंगे हम महंगाई कम कर देंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार बोलती थी कि हम महंगाई कम कर देंगे। महंगाई के बारे में बीजेपी बात नहीं करती। हम उनके मुंह खुलाना चाहते हैं। महंगाई के बारे में बीजेपी ने बोलना ही चाहिए। अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब 350 रुपये का सिलेंडर ये था, तो अब वो 1200 रुपये में हो गया। ब्लैक मार्केटिंग उसका अलग हो रहा है, उससे और ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कि महंगाई के बारे में बीजेपी क्यों नहीं बात करती। और देखो, मूल सब्जेक्ट है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑलरेडी सर्टिफाइड कर दिया कि ये सरकार असंवैधानिक है, तो महाराष्ट्र के संस्कार में संस्कृति जो है कि किसी को गाली देने से नहीं ना, हम न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं था कि जिसे हम लोग साथ में ले। अगर उनका मैसेज आता तो बिल्कुल उसमें चर्चा करते, बिल्कुल सहभागी होते। देखो, उसमें तो हमने कहा था कि बीएमसी में एक लंबे समय से बीजेपी भी सत्ता में थी, अकेले शिवसेना नहीं थी, साथ में थे। छोटे समय नहीं थे, 25 साल थे और सत्ता में थे। अब ये बीजेपी एसआईटी किसके ऊपर लगा रही है, क्या लगा रही है, जब रिपोर्ट आएगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम ये चाहते कि अब बीजेपी खुद के ऊपर एसआईटी बिठा रही है या किसके ऊपर बिठा रही है। जब एसआईटी का रिपोर्ट आएगा, जब सदन में पेश होगा, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। 25 मार्च को जो कैट की रिपोर्ट टेबल हुई थी महाराष्ट्र विधानसभा में, उसमें नवंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2022 तक, यानी कि तब एमपी की सरकार थी, उस दौरान 12,024 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। उसकी जांच की एसआईटी जो है इंक्वायरी होगी। आपका इस पर क्या कहना है? 2014-2019 तक देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और उसका त्याग का रिपोर्ट ये लास्ट बजट अधिवेशन में आया।
और 2014-19 के अंतर्गत फिर बीएमसी का भी क्या क्या रिपोर्ट था। तो क्या सरकार ने, अगर ये साफ सुथरी बीजेपी हो, तो इन लोगों ने उनका अपना भी क्या क्या रिपोर्ट के ऊपर एसआईटी बिठाना चाहिए ना। अगर थोड़े समय का काय को 25 साल का एसआईटी करा लो, इंक्वायरी करा लो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मूल सब्जेक्ट है कि जिस तरह से कल उप मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे, मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे, डरा रहे थे, वो समझ रहा था ना, उनकी भाषा तो लोगों को समझ रही थी। कल के आपके लाइव था आपके मीडिया में, तो उनकी भाषा क्या चल रही थी वो हम सब लोग देख रहे थे। जिस तरह से डर की भूमिका बनाकर अपोजिशन को डराने का काम जो बीजेपी कर रही है वो तो जनता जानती है। अगर ये बीजेपी अगर भ्रष्टाचार, ये तो बैंक सीधा नोट छपाने के कारखाने से पैसे गायब कर सकते हैं, लोगों का जीएसटी से पैसा जमा कर कर अपने मुट्ठी भर मित्रों को कर्जा माफ कर सकते हैं लाखों करोड़ रुपए का। तो इनका भ्रष्टाचार का तरीका तो सबको पता है। लेकिन हमारा कहना है कि 2014-19 का भी क्या रिपोर्ट आया है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ वो आप लोगों ने भी उस समय दिखाया है। तो दम है इनको। तो महानगर पालिका का अगर भ्रष्टाचार निकालना चाहते हैं तो 25 साल का निकाले ना, शॉर्ट टाइम का क्यों निकाल रहे हो। देखो हम किसी को, देखो सभी दलों को अपने अपने पार्टी के विचारधारा के साथ काम करने का अधिकार है, किसी को बंधन नहीं है। जब अगर कुछ विषय है कि हमें साथ में करना है, जब उनका प्रस्ताव आएगा तो हम मिलकर काम करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। जब उनको लग रहा है कि भैया हम ही लोगों ने करना है तो करें, उसके लिए कोई मनाही की बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की भूमिका हमने रख दी कि हमारी भूमिका पब्लिक के लिए है। बिल्कुल, हमारे पास जो भी प्रस्ताव आएगा उद्धव जी का, उस प्रस्ताव को हम स्टडी करेंगे, पार्टी में निर्णय लेंगे और शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न ऐसा है कि महाराष्ट्र की जो असंवैधानिक सरकार है, आज उसको 1.5 साल पूरा हो गया। 1 साल हो गया, हाँ, आज 1 साल पूरा, आज 1 साल पूरा हो रहा है। मुझे ये कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे। क्या मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, राज्य में लोकल बॉडी के इलेक्शन न होना, इसमें सबसे बड़ी तो संवैधानिक भ्रष्टाचार है। ये संवैधानिक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा होता है। संविधान का रोज खून करने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक जिले में एक मंत्री 6 जिले का पालक मंत्री बना हुआ है, कोई जिले में कोई नहीं जा रहा। मैं कल देख रहा था, हमारे कल्याण डोंबिवली के हमारे कार्यकर्ताओं ने फोटो लगाए थे कि वहाँ के कोई पालक मंत्री है, कोई देसाई नाम के, नाम भी नहीं आते कौन मंत्री है इधर, शंभू राज्य, हाँ, वो उसका फोटो लगा के वहाँ के वो उनके मंत्री को, उनके उप मुख्यमंत्री को बोले कि इनको भी लेके आओ, इनको मिसिंग हो गया हमारा। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो हालत बनी हुई है, ये मैंने कहा कि ये संवैधानिक घोटाला कर रहे, संविधान का रोज खून कर रहे। ये तो सबसे बड़ी बात हो रही है। ये बदला लेने के लिए, अपने विरोधकों का बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो पहले अपना मंत्रिमंडल का तो विस्तार करें। 1 साल हो गया, हमारी कर्नाटक में सरकार आई, पहले हफ्ते में जो मंत्रियों का कोटा था पूरा के पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया। वो एक भी मंत्री वहां पे अब कम नहीं है। ये क्यों नहीं कर रहे। और सरकार का खर्चा भी आप देखोगे तो पूरा मंत्रिमंडल भी अगर विस्तार होता तो उतना खर्चा नहीं होता, उससे ज्यादा खर्चा आज सरकार कर रही है। ये खर्चा क्यों कर रही है। अभी तो इनके चाय पानी का और ये तो बहुत बड़ा खर्चा आ रहा। बीच में तो देखा आपने माहिती के अधिकार में कितने करोड़ रुपए का चाय पानी खा रहे हैं लोग। एडवर्टाइज तो कुछ नहीं, एडवर्टाइज में अगर उतना ही पैसा एडवर्टाइज का किसान को देते, या हमारे युवाओं के जो नौकर भर्ती में जो पैसे ये लोग ले रहे तो उनके हिसाब से भर देते,
जैसे पीक बीमा के लिए इन लोगों ने घोषणा की, मुट्ठी भर उद्योगपति जो मित्रों हैं उनके लिए सीधा पैसा राज्य की तिजोरी का पीक बीमा में जाएगा, लेकिन पीक बीमा नहीं मिलेगा क्योंकि बीमा कंपनियों ने अपनी पॉलिसी अलग बनाई है। नुकसान हो गया तो भी किसान को हम मदद नहीं करेंगे और सीधा पैसा, पसीने का पैसा लोगों का मित्रों के घर में देंगे। तो ये लूटमार करने की सरकार, लूटपाट करने की सरकार, जो ईडी की सरकार जो महाराष्ट्र में बनी है, ये महाराष्ट्र की जनता समझती है ये सरकार। मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची क्षमता या सरकारमध्ये आहे असं सरकारमधील आमदार बच्चू कडू यांनी वक्तव्य आज केलं आहे। आता त्यांचे ते काय असतील ते मला माहिती नाही आहे, मी त्यांच्याबद्दल काही बोलत नाही। पण मी तुम्हाला संविधानिक व्यवस्थेमध्ये काय व्हावलं पाहिजे, संविधानिक व्यवस्था ज्यांना मान्यच नाही, संविधानाचा रोज हे खून करतात आहे हे आम्ही म्हणतोय। त्यांच्याबरोबर गेलेले जेवढे कोणी लोक असतील, आता आपण पाहिलं की काल, आता तुम्ही त्यांच्या एका आमदाराचं नाव घेतलं म्हणून मी मुद्दाहून सांगतो, कालचा जो सर्वे आला 35% मुख्यमंत्र्याचं कोणाला दिलं, त्याच्यात बिचाऱ्या शिंदेचं 50 पैकी फक्त 15 आमदार येतील निवडून असं त्यांनीच सांगितलंय। आता एकनाथ शिंदे सांगतात की आमचे 50ही येतील आमचे निवडून, पूर्ण आणेल मी म्हणून, पण आता त्यांचेच मित्र सांगतात। तर मी गाणं त्या दिवशी म्हटलं माझ्या मित्रासाठी म्हटलं, पण आता यांच्यासाठी नाही म्हणू शकत मी। पण मला एक कळत नाही की कालच्या रिपोर्टमध्ये काय म्हणजे किती झालेत त्यांचे, आता शिंदेचे फक्त 15 आमदार निवडून येतील असं ते म्हणतात। 50 पैकी किती गेलेत? 35 गेलेत ना। 35 आमदारांचे काय हाल होतील बिचारे ते उद्या आमदार नाही झाले तर। एकनाथ शिंदेचं पार बिचारचा गळाच कापतात काही लोक। आपल्या पक्षाचे अकोल्यामधले जे सेक्रेटरी आहेत त्यांनी वेणुगोपालजींना एक पत्र लिहिलंय आपल्याला न लिहिता, जी मागणी अशी केली की विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्ष नेतेपदी सतेज पाटील यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशा स्वरूपाचे पत्र आहे। त्याचं नाव आहे रवींद्र तायडे। तर काँग्रेस पक्षाची काय भूमिका आहे? विरोधी पक्ष नेते पण काँग्रेस पक्षाला हवाय। बघा दोन गोष्टी आहेत। कार्यकर्त्यांच्या भावना राहणं हे स्वाभाविक आहे। सरकार आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून चालवलं आणि आता महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही काम करतोय। उद्या पुढच्या महिन्यामध्ये विधानसभेचं अधिवेशन सुरू होणार आहे। त्या अधिवेशनामध्ये आम्ही तिन्ही पक्ष बसून त्या ठिकाणी निर्णय करू। आमची पण संख्या तिथं मजबूत आहे, त्याच्यामुळे मी त्याच्यावर आज वायफळ चर्चा करण्यापेक्षा आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये बसूनच त्याच्यावर चर्चा करू। दुसऱ्या पक्षांनी काय बोलावं, कोणत्या महाविकास आघाडीचं, तो त्यांचा प्रश्न आहे, हे कार्यकर्त्यांच्या भावना आहे। त्यामुळे आमची भूमिका त्याच्यात स्पष्ट आहे की आम्ही बसून त्याच्यावरचा निर्णय। एक बघा, मी तुम्हाला सांगत आहे की त्यांनी काय दावा केला तो त्यांचा भाग आहे, मला त्याच्यावरचं आज बोलायचं नाही। त्याच्यामुळे त्यांच्या पक्षाने काय केलं, त्यांचा पक्ष काय बोलतोय त्याच्यावर जायचं नाही, पण काँग्रेसची भूमिका सगळ्यांना सोबत घेऊन चालायची आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की आमची भूमिका आहे की जेव्हा अधिवेशन सुरू होईल, कारण की हे प्रक्रिया सगळ्या अधिवेशनाच्या काळात होतात, अधिवेशनाच्या काळात जेव्हा प्रक्रिया सुरू होईल त्यावेळेस आम्ही तिघेही बसू आणि त्यामध्ये काय योग्य करता येईल आणि आम्हाला सोबत कसं राहता येईल हा प्रयत्न काँग्रेसचा राहील। आम्हाला राष्ट्रवादीनं आपली काय भूमिका मांडली ते आम्ही त्याच्यावर प्रतिक्रिया आम्ही तिथं बसून निर्णय करू ना। आता याच्यावर चर्चा करण्याचा काही अर्थच नाही। घोटाले की जांच की बात कही गई है समिति बनाकर, क्योंकि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, तारीख भले नहीं डिक्लेयर है, लेकिन लगता है आपको कि जिस तरह से ये समिति बनाई गई, जांच के आदेश दिए गए हैं, उद्धव ठाकरे हम तो कॉर्पोरेशन के नेता हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए इस तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं। देखो, कल तो खुले भाषण में एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो चैलेंज कर दिया, कल खुले भाषण में किया है। तो उनसे ही वक्तव्य में हम समझ रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसलिए ये धमकी और ये सब चीज़ें जो है ये विषय में हम भी नहीं जाना चाहते। हम चाहते कि तुरंत इलेक्शन लगाए लोकल बॉडीज। हमने जब भी कहा है इनको दम है ना, ये जो कल रोज जो अपना दिखाते ना सर्वे किसका है, लेकिन तुरंत तो अगर तुम्हारा सर्वे अच्छा है तो तुरंत लगा दीजिए ना लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो तो तुम्हारे हाथ में है।
क्यों नहीं लगा रहे हो आप लोग? एक बीएमसी का नहीं, पूरे राज्य में क्या चल रहा है? बहुत सी जगह तो बीएमसी में बीजेपी है, पुणे में बीजेपी थी, नासिक में थी। नासिक में तो कोरोना में कैसा हुआ हाल, वो जो था वो मशीन में ही स्फोट हो गया, गड़बड़ घोटाला था वो, जो विधानसभा में हमने उठाया। तो भाई दूसरी एक उंगली करोगे तो चार उंगली तुम्हारे तरफ है बीजेपी वाले। तुमने भी झूठ मूठ बोलकर लोगों के वोट तो ले लिए थे और सत्ता में बिठा दिए थे। मैं फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब उनके भाषण सुनता था, बोला कि मैं पूरा विकास करने की जवाबदारी मेरी, पूरे राज्य की तिजोरी लाऊंगा। साले वो जिले का, वो शहर का बर्बादी करवा दिया। तो ये ऐसी घोषणा करने वाले का सब हमारे पास हिसाब है। एक बार शुरुआत होने दो, हमारे पास पूरा हिसाब बीजेपी का है, हमारे पास सब ऑडिट है। सचिन औरंगजेब के नाम पर दंगे फैलाए जा रहे थे, जो महाराष्ट्र में सिचुएशन आई है, उसका नाम यूज करके तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमने पहले भी देखा, और ये पूरी साजिश है बीजेपी की, औरंगजेब का नाम लेकर दंगे फैलाए। हमने शुरुआत में ही पुलिस महासंचालक को बताया, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम धार्मिक लड़ाई करवाई जा रही है, बौद्ध हिंदू की लड़ाई करवाई जा रही है, ये डिसाइड करके ये किया जा रहा है और इसलिए सरकार का इसमें पूरा इन्वॉल्व है। मैंने अकोला के केस में मैंने खुद देखा कि लोगों को पता ही नहीं था, वहाँ के ना हिंदू को पता है ना मुस्लिम को पता है कि कौन पत्थर मारा, किसने गाड़ी जलाई, कौन मर गया, ये किसी को खबर नहीं। और पुलिस वहाँ 2000 पुलिस रहने के बाद भी पुलिस वहाँ से नादारत थी। तो इसका मतलब है कि पुलिस दबाव में है, सरकार के दबाव में है। तो ऐसी कई जगह में जो घटना हुई है उसमें औरंगाबाद में भी वही परिस्थिति हुई। शिवरात्रि के दिन वो मुस्लिम एरिया में मंदिर है, वहाँ पर दिन भर लोगों ने पूजा की, मुस्लिमों ने भी वहाँ पे महाप्रसाद बांटा, सब ठीक था। रात के 10:30 बजे जाने के बाद वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर सकी। और कौन लोग थे वो जो 12 लोग जिन्हें वहाँ पे जाके नारे लगाए, मुस्लिमों के घर पे पत्थर मारे। तो आखिरी जो पुलिस दबाव में है सरकार के और इस पे निष्पक्ष जांच हो। अब क्या है, अब पुलिस पे भी भरोसा रह गया नहीं। एसआईटी यूएसआईटी तो सब उन्हीं का कार्यक्रम है, ईडी भी उन्हीं का कार्यक्रम है। अगर ये सरकार में अगर दम है ना, महाराष्ट्र में जो जितनी भी दंगलें हुई उसमें विधिमंडल के विधायकों का एक दल हर जगह भेजे और उसका रिपोर्ट मंगाए तो ये सरकार की पोल खुल जाएगी कि दंगल किसने करवाई। सचिन देखो, इस विषय में अभी जब अगले महीने में जब अधिवेशन शुरू होगा तब हम तीनों पार्टी के नेता बैठेंगे और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। अभी महाविकास आघाड़ी कर हम जब काम कर रहे हैं तो इस तरह की बातें हम जाहिर पे नहीं करेंगे, हम बैठकर बात करेंगे और जो वहाँ पर अच्छा से अच्छा हो ये भूमिका कांग्रेस पार्टी लेंगी। हमें खिस्तान नहीं करना। अमित शाह यांनी शिंदे यांना धमकी दिली आहे की 5 जे वादग्रस्त मंत्री आहेत त्यांची गटस्थी केल्याशिवाय कॅबिनेट विस्तार होणार नाही। तुमच्याजवळ चुकीची माहिती आहे। हे सरकारच भ्रष्ट आहे, सरकारच चुकीचं आहे असं म्हणणं आहे त्यांचं। हे सरकारच बदलवायचं त्यांना आहे म्हणून मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही। बोला, शेवटचा प्रश्न। अभी समय है, पहलों की पहला मीटिंग होंगी। अभी 27 को हमारी मीटिंग है। 27 के बाद हम महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जी है, शरद पवार जी से हम बात करेंगे, मीटिंग लगवाने की बात करेंगे और उसमें करेंगे। अभी समय है इस बात को, हम अपनी पार्टी की तैयारी शुरू कर दी है। थैंक यू। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।